ट्वेल्थ क्लास बेटा, वेलकम अगेन। मैग्नेटिक इफेक्ट में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में चलते 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 बेटा 12th लेक्चर तक आ गए हम। अभी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज का लेक्चर 12th, एक लेक्चर इसका और लगेगा अभी 13 लेक्चर में शायद अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट खत्म हो जाए और 2 लेक्चर फिर लगाएंगे हम इसका एक अगला भी पार्ट है बेटा मैग्नेटिज्म वाला। तो मैग्नेटिज्म वाले के 2 लेक्चर लग जाएंगे, उम्मीद है 15 लेक्चर्स में ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का थ्योरी वाइज। बाकी न्यूमेरिकल हम लोग कर ही रहे हैं। यू आर डूइंग डीपीपीज अपने नोट्स में से, लाइव सेशन में उनकी डिस्कशन अपनी चल ही रही है। तो चलते चलते हम कहां तक पहुंच गए, लेक्चर 12, और इसमें आज का टॉपिक है जो अपना दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। या डायग्राम मैं पहले ही बना देता हूं ताकि लेक्चर में वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। आपने अभी नहीं बनाना डायग्राम, जैसे जैसे मैं डायग्राम पे पहुंचूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा ना, उसके हिसाब से फिर बनाना, तो बढ़िया समझ में भी लगेगा, बन भी जाएगा। बिना समझे बना दोगे तो वो बात बनेगी नहीं। ओके जी, तो आज का टॉपिक हेडिंग डाल लो आप, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी, जिसको हम क्या कह देते हैं, एमसीजी बोल देता हूं तो मैं शॉर्ट में। अब यार इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हमने बोला कि जो साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक है वो 100% गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में आता है। फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, किसी ना किसी टर्म्स में साइक्लोट्रॉन पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, अब इसकी भी 80-90% गारंटी तो रहती है। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में से 2 टॉपिक ऐसे हैं, दोनों को मिला दो तो 100% से भी ऊपर गारंटी चली जाएगी, यानी दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, वो श्योर हो गया ना। साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस चैप्टर के 2 बड़े बड़े से टॉपिक हैं, आपको अच्छे से कवर अप कर लेने हैं। इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बना ही रहता है बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट यार, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले गैल्वेनोमीटर जो वर्ड है उस पे कंसंट्रेट करो कि गैल्वेनोमीटर है क्या चीज। यार ये वो डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मींस ये चेक करेगा कि सर्किट में करंट है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर में ये तो इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्म हो गया ना, जो प्रैक्टिकली चलेगा। आपने सुना होगा एमीटर, वोल्टमीटर, उन्हीं में से गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर का भी बेसिक है। बेसिक गैल्वेनोमीटर से ही आगे वोल्टमीटर और एमीटर बनाए जाते हैं, वो भी अपने टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करना है हमने। तो यार गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। डिटेक्ट मतलब मेजर नहीं करवाना हमने बस चेक करना है कि सर्किट में करंट है कि नहीं। गैल्वेनोमीटर जो भी होगा उसके मिडल में नीडल होगी। अगर करंट सर्किट में है, ऑन करोगे तो गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन। वो इस साइड भी दे सकता है, इस साइड भी दे सकती है गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन। तो किसी भी तरह डिफ्लेक्शन होगी, हम ये मान जाएंगे कि देयर इज सम करंट इन द सर्किट। अगर करंट को बेटा एग्जैक्टली मेजर भी करना है तो गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर है, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर। ओके, आप करंट का अंदाजा लगा सकते हो। अगर नीडल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रही है तो दैट मीन्स करंट बहुत ज्यादा है, कम डिफ्लेक्शन दे रही है, कम है। लेकिन अगर एग्जैक्टली मेजर करना है तो एमीटर ही यूज करना पड़ेगा, वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। फिलहाल हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे हैं। जो प्रैक्टिकली गैल्वेनोमीटर यूज होते हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड और उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं। ये जो डायग्राम किताबों में दिया होता है भाई, ये तो इसका सिंपल बेसिक फॉर्म है ताकि पता लग जाए कि कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होती हैं। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बड़ा टॉपिक है हमारे लिए। इसको भी साइक्लोट्रॉन की तरह 5 पॉइंट फार्मूला के हिसाब से आप
प्रिपेयर करोगे, याद करना, अटेम्प्ट करना इजी रहता है। अब उस 5 पॉइंट फार्मूला में सबसे पहले नंबर पर अपने पास प्रिंसिपल, कोई पूछे ना पूछे यार गैलोमीटर आया है तो इसका प्रिंसिपल तो बताना ही पड़ेगा ना। तो नंबर 1 हमें चाहिए इसका प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत, कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। ओके, दूसरे नंबर पर फिर हमें चाहिए होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी डायग्राम जो हमने बनाई रखा है। फिर इसकी वर्किंग थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। देन बेटा थ्योरी, थ्योरी में कोई फार्मूला आ जाएगा, कोई एक्सप्रेशन आ जाएगी, कैसे कैसे हो रहा है, उसकी डेरिवेशन टाइप अगर आती होगी तो आ जाएगी थ्योरी। और लास्ट में इसके कोई यूजेस, कोई एडवांटेजेस, कोई डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस एक्सेट्रा, मतलब कुछ पॉइंट ये भी इस टाइप के भी याद कर लेने हैं। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, यूजेस, इसके हिसाब से हम चलेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने कर रखी है, लेकिन मैंने बोला अभी नहीं बनानी, धीरे धीरे करके बनवाता हूं, सारे पॉइंट बताएंगे। क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से निकल कर आते हैं वो भी हम बीच में डिस्कस कर जाएंगे बेटा। सो प्रिंसिपल से ही स्टार्ट करते हैं हम। इस टॉपिक से पहले हम लोग पढ़कर आए हैं यार एक टॉर्क, है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने पहले पढ़ा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस पर फोर्स लगता है बिल साइन थीटा। फिर हमने उसको एक्सटेंड किया तो हमने बोला कि एक करंट कैरिंग कॉइल को, रेक्टेंगुलर हो, जिस मर्जी शेप की हो, हमने खैर रेक्टेंगुलर ली थी, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगती है। टॉर्क, वो जो फोर्सेस थे वो किस में कन्वर्ट होते हैं, टॉर्क में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, वो जो टॉर्क है वो कितनी थी, BINA साइन थीटा, यानी वो जो टॉर्क थी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थी। टॉर्क का क्या रिजल्ट था, इट वाज बीना साइन थीटा, बीना थी ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। तो टॉर्क लगती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। उसके अलावा भी कईयों के साथ प्रोपोर्शनलिटी है, मेन बात यह कि टॉर्क लगती है। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब यही भाई गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बन गया। यही प्रिंसिपल है कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो इस पे क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी, जो इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेगी, और वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। तो यही इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। लिखवाते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कॉइल रखी है जिसमें कि कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब ये करंट इसमें से फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो इस पे टॉर्क लग जाएगी। टॉर्क लगेगी तो ये रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो जितना ज्यादा रोटेट करेगी वो किस पे डिपेंड करता है, कितना रोटेट करेगी किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। तो अगर इसने रोटेट कर दिया तो कॉइल की पोजीशन हिली हुई होगी, इसके साथ नीडल कनेक्टेड होगी, ये सब तो अंदर होगा, हमें तो सिर्फ नीडल दिखाई देगी। नीडल की डिफ्लेक्शन का मतलब अंदर कॉइल रोटेट की हुई है। ओके, कॉइल रोटेट की मतलब नीडल डिफ्लेक्शन करे हुए हैं, हमें पता लग जाएगा कि करंट है या नहीं है। तो इधर उधर की बातें ना मारते हुए सीधा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप किसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो उस पे आ जाता हूं। पहले नंबर पर सीधा हेडिंग डाल लो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेडिंग डालने के बाद पहले नंबर पे क्या लिख दो, प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या लिखा हमने, इसका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में कुछ नहीं, जो मैंने अभी बोला उसको लिख देना है कि अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग
coil when placed in external magnetic field experiences a torque. It is, पूरा लिख लो, a moving coil galvanometer is based on the principle that a current carrying coil when placed in external magnetic field experience a torque which is directly proportional to the current flowing through the coil. ओके जी, तो ये प्रिंसिपल हो गया, क्या दिक्कत है, लिख लेना अपने आप, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। हो गया प्रिंसिपल, बता ही दिया कि ये जी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रख देनी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, प्रिंसिपल के बाद दूसरे नंबर पे इसकी क्या रहेगी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि डायग्राम। अब डायग्राम को ध्यान से देखना, मेरी आदत है और मैंने आप लोगों को भी डाली है कि डायग्राम बनाकर उसकी जो लेबलिंग है उसके बीच में वो एरो बना बना के नहीं करनी। उससे क्या है कि डायग्राम अनटाइडी सा हो जाता है, उसमें कई बार फिर बच्चा इतने एरो बना देता है कि एग्जामिनर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एरो साला किधर को जा रहा है। ओके, तो ये डायग्राम बन गया। अब इसमें पहले तो समझो क्या क्या चीज है, सेकंड पार्ट पे आ गए, प्रिंसिपल आपने लिख लिया। ओके, ये प्रिंसिपल है, कंजूसी से हमने लिखना है, इतने पार्ट में सब कुछ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो सारी जगह तो डायग्राम खा गया। तो प्रिंसिपल लिखने के बाद आ गया कंस्ट्रक्शन। सेकंड पार्ट क्या आ गया बेटा इसका, कंस्ट्रक्शन वाला। प्रिंसिपल अपना हो गया, अब दूसरे पे आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में इसमें समझो, एक तो क्या चाहिए था, मैग्नेट चाहिए था, मैग्नेट लगा हुआ है, एक नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है बेटा, साउथ पोल। तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब इसमें नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं, कर्व्ड है बेटा, इनको कहते हैं कनकेव पोल पीसेस। अब कनकेव ही क्यों लगाए हैं वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम बनेगा, बनाओ। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कर्व्ड है बेटा, कर्व्ड। आमतौर पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ऐसे बना देते हैं, ये कर्व्ड है, कर्व्ड 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 है, ऐसी शेप है इनकी, सीधा नहीं है। कैसी है, कर्व्ड है, कर्व्ड सिलेंड्रिकल शेप बन गई इनकी, इनको कहते हैं कनकेव पोल पीसेस। तो NS के सामने आप क्या लिख लोगे इसके बारे में, दीज आर द कनकेव पोल पीसेस। स्पेशल बात है भाई, सब बता देंगे। कनकेव पोल पीसेस, तो ये नॉर्थ और साउथ स्पेशल है, कनकेव है, ये कनकेव, कनकेव, ये सीधे नहीं है, ऐसे करके कर्व्ड है। कनकेव पोल पीसेस क्यों लगाए हैं वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। तो पहले कनकेव पोल पीसेस बना लो, बन गए होंगे। बीच में बेटा ABCD आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, ABCD होगी आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल। तो NS के सामने कनकेव पोल पीसेस लिख लो, ABCD के सामने क्या लिख लो, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। ओके, H के सामने लिख लो हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग यानी एक हल्का सा स्प्रिंग है
जो कि इसको जब करंट ऑफ कर दोगे वापस अपनी पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा। तो कनकेव पोल पीसेस ABCD क्या हो गया, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। H क्या हो गया जी, हेयर स्प्रिंग। ठीक है जी। अब ये जो कॉइल है इसको नीचे हेयर स्प्रिंग लगाया, ऊपर ना एक स्पेशल टाइप ऑफ वायर से हैंग किया हुआ है, इसको कहते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। स्पेशल है, इसका भी डिस्कशन है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके आगे क्या लिख लो, ये PBW क्या है यार, PB11 नहीं है, PBW फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर बेटा। अब फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्यों लगाई है वो भी बता देंगे बीच में। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा सेटअप किसी कंपार्टमेंट में बंद कर दिया, ये स्टैंड आ गए, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल पड़ी हुई है। जैसे स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन कैसे करोगे, वायर का पूरी की पूरी कॉइल है ना बेटा, इस कॉइल में बहुत सारी टर्न हो सकती हैं, उसका एक सिरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो दूसरा सिरा ये स्प्रिंग के थ्रू होता हुआ नेगेटिव से कनेक्टेड है। आपको बस यहां पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करना है, कॉइल के थ्रू करंट आ जाएगा। जैसी कॉइल के थ्रू करंट आएगा उस पर टॉर्क लग जाएगी, वो रोटेट करेगी, पता लग जाएगा कि करंट आ गया है इसमें। ओके, नीडल हिल जाएगी, पता लग जाएगा करंट आ गया है। तो उम्मीद है सेकंड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। लिख लेना भाई, मैं मिटा दूंगा सब कुछ क्योंकि मुझे जगह भी बनानी है, मैं मिटा दूंगा। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, कनकेव पोल पीसेस, कॉइल, स्प्रिंग, कनेक्शन देने के लिए वायरिंग कर दी, ये स्पेशल मटेरियल से लटका रखी है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, मतलब फॉस्फर ब्रॉन्ज की बली हुई ये वायर है। इसका भी स्पेशल रीजन ये क्यों लगा रखी है, तो ये होगी बेटा आपकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। अब अगली बात, वर्किंग बाद में, पहले 2-3 पॉइंट यहां पर आए हैं उनको एक्सप्लेन कर दें। जैसे सबसे पहले जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ये भी नोट कर लेना, वर्किंग थ्योरी आई जाएगी, जगह बना ले यार प्रॉपर। तो प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। जब बेटा आपका डायग्राम बन जाएगा ना, डायग्राम बन गया, वर्किंग करने से पहले डायग्राम आपका बन जाएगा, नीचे आप लिख दोगे NS क्या है जी, कनकेव पोल पीसेस, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है, H हेयर स्प्रिंग है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है। अब यहां पर वर्किंग करने से पहले नोट डालकर ना, अब देखो आपको बताना होता है कि ये वाली चीज मुझे पता है। अब पैराग्राफ बनाकर बीच में छुपा के लिख दोगे ना तो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ता पैराग्राफ पूरा ग्राफ। आपको मेन चीजें पैराग्राफ के अंदर घुसा कर नहीं लिखनी, बाहर निकाल के लिखनी है। ओके, तो इसमें 2 पॉइंट है, कनकेव पोल पीसेस ही क्यों यूज किए हैं, और दूसरा पॉइंट है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर क्यों यूज की है। इस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि कनकेव पोल पीसेस क्यों यूज करते हैं, अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फॉस्फर वायर जो है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, वो क्यों यूज करते हैं, 1 नंबर का इस पे अलग से क्वेश्चन आता है। तो इनको निकाल के आपने अलग लिखना है। कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ, लिखा, और सबसे पहले नोट डालकर 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, आपने भी एक्सप्लेन करने जब एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले कि कनकेव पोल pieces are used to provide radial magnetic field। क्या लिखना है भाई, कि जो कनकेव पोल पीसेस हैं वो क्यों लगाए हैं हमने, कनकेव ही क्यों लगाए हैं, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
so that the coil experience maximum and same torque at all पोजीशंस, ताकि कॉइल को हर पोजीशन में सेम और मैक्सिमम टॉर्क लगे। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है यार? अगर मेरा ये पोल सीधा होता नॉर्थ, ये भी सीधा होता साउथ, तो इसकी फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी जा रही होती, नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल सीधी फील्ड लाइन जा रही होती है, पैरेलल। अब ये सीधी नहीं जा रही, कर्व्ड होने के कारण ना फील्ड कैसा हो गया? रेडियल हो गया, रेडियल। अब मैं यहां पे वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको नहीं बनाना, वहां पे बना रखा है मैंने कि ये कर्व्ड होने के कारण इसका कोई सेंटर बनेगा और यहां से नॉर्थ से साउथ जाती हुई लाइन जो है ना, ये एक सेंटर की तरफ मूव करेगी। ये नॉर्थ टू साउथ आ रही है और ये सेंटर की तरफ मूव करेंगी। ये नॉर्थ से साउथ जाते हुए और ये साउथ की तरफ, नॉर्थ से अवे और साउथ की तरफ आते हुए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये है कि जब टॉर्क लगने के कारण कॉइल रोटेट भी करेगी ना, रोटेट, तो रोटेट करने के बावजूद उसके थ्रू जो टॉर्क लगेगी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट विल एक्सपीरियंस सेम एंड मैक्सिमम टॉर्क इन ऑल पोजीशंस। मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इस पोजीशन में ऐसे पड़ी हुई है, ओके। अब इस वक्त फील्ड लाइंस लगभग इसके पैरेलल जा रही हैं, कुछ पैरेलल जा रही हैं, जैसे ये वाली जो है ये बिल्कुल इसके क्या चल जाएगी? पैरेलल। लेकिन ये वाली जो है ये पीछे से आते हुए इसको क्रॉस करेगी, ये भी इसको क्या करेगी? क्रॉस करेगी। अब इसके थ्रू कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस आएंगी। जब ये टॉर्क लगने का रोटेट करेगी, रोटेट करते क्या होगा कि जो पहले पैरेलल थी, जब ये रोटेट कर जाएगी तो जो पहले पैरेलल थी वो क्रॉस करनी शुरू हो जाएगी, जो पहले क्रॉस कर रही थी वो हो सकता है पैरेलल हो जाए। यानी इसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड इसको फील हो रहा है वो लगभग क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाया? ताकि ये हर पोजीशन में सेम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही फील होगा ना। अब टॉर्क में BINA साइन ऑफ थीटा भी है, तो कुछ फील्ड लाइंस के लिए थीटा पहले कुछ और था, जब वो रोटेट करेगी तो बैलेंस होता जाएगा। एट ऑल पोजीशंस इट विल एक्सपीरियंस सेम एंड मैक्सिमम टॉर्क, सेम एंड मैक्सिमम टॉर्क। सो concave pole pieces are used to provide radial magnetic field so that the coil experience maximum, पहली बात maximum and same torque at all position, same and maximum torque at all position। इसको लिख देना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाते हैं। अब नोट में फिर एक और पॉइंट आएगा, ये दूसरा नोट होगा, बात को समझो। दूसरे नोट में आप लिखोगे कि ये फॉस्फर ब्रोंज वायर ही क्यों यूज की है। तो फॉस्फर ब्रोंज वायर इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन, सस्पेंड करने के लिए, बिकॉज इट हैज
वेरी लो torsional constant because it has very low torsional constant. बताते हैं torsional constant क्या होता है. Because it has very low torsional constant and therefore the sensitivity of the galvanometer विल बी हाई या वेरी हाई. फॉस्फोर ब्रोंज भाई इसलिए लगाई है कि इसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत कम होता है. अब ये टॉर्शनल कांस्टेंट क्या चीज है यार, याद करो, एक F इक्वल टू के एक्स पढ़ा होगा आपने. F रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, के फोर्स कांस्टेंट होता था और x होती थी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. याद होगा आपको, SHM वगैरह में पढ़ते होते थे आप स्प्रिंग वाले केसेस में. अब वहीं पे एक पढ़ा होगा, अगर आप यार किसी स्प्रिंग जैसी चीज को खींच रहे हो, फिर वही बात, ऊपर वाला पार्ट मिटाते हैं यार, कर लिया होगा. कनकेव पोल पीसेस क्यों लगाए हैं, वो वाला पार्ट मिटा देते हैं, जगह उतनी सी ही है, मैनेज करना है. अब कनकेव पोल पीसेस क्यों लगाए, वो वाली चीज हमने खत्म कर दी, लेकिन बहुत जरूरी है. अब इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड वाले को. फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्यों यूज की है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज फॉर सस्पेंशन बिकॉज इट हैज वेरी लो टॉर्शनल कांस्टेंट. अब टॉर्शनल कांस्टेंट एक्सप्लेन कर रहा था कि यार F इक्वल टू क्या होता है, के एक्स. ये है कि जब किसी स्प्रिंग जैसी चीज को खींचते हो तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है. रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है. के क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट. अगर यार कोई वायर हो, ठीक है, अब वायर को ट्विस्ट देते हो, ट्विस्ट, स्प्रिंग को खींच के छोड़ोगे वापस जाएगा, वायर को ट्विस्ट दोगे और छोड़ोगे वो भी वापस जाएगी. अब इसको वापस कौन खींच के लेके आता है, रिस्टोरिंग फोर्स. और इसको आपने ट्विस्ट दी ना, यानी आपने टॉर्क लगाई, तो इसको वापस खींचकर कौन लेके आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क. कौन खींच के लेके आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क. तो इसमें क्या डेवलप होती है बेटा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क. वायर को आपने ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क लगाई, तो उसमें डेवलप भी क्या होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी. जैसे F इक्वल टू के एक्स होता है, वैसे टॉ इक्वल टू के थीटा होता है. F की जगह टॉर्क आ गई, के की जगह के ही आया, x की जगह थीटा आया. बेटा जी ये थी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कितना खींचा, ये फोर्स कांस्टेंट और ये रिस्टोरिंग फोर्स. ये है रिस्टोरिंग टॉर्क, ये है रोटेशन फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन. स्प्रिंग में खींचते हैं, यहां घुमाते हैं, वहां कितना खींचा, यहां कितना घुमा, ये थीटा हो गया. और ये के जो है वही चीज है, लेकिन ये है फोर्स कांस्टेंट और इसको कहते हैं टॉर्क कांस्टेंट. भाई फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या है, टॉर्क कांस्टेंट. और प्यार से इसको टॉर्शनल कांस्टेंट भी कह देते हैं. तो हम कह रहे थे कि फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर इज यूज्ड, क्या बोल रहे थे भाई, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन बिकॉज इट हैज वेरी लो टॉर्शनल कांस्टेंट. इसका टॉर्शनल कांस्टेंट जो है वो वेरी वेरी लो है. टॉर्शनल कांस्टेंट यही के, क्या होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, इट इज रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन. तो इसका बेटा टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत कम होता है. जितना टॉर्शनल कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना यार उसको रोटेट करना ना मुश्किल होगा. अब जैसे स्प्रिंग है, जितना इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है,
मतलब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बड़ा जबरदस्त डेवलप होता है, उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसका फोर्स कांस्टेंट कम हो तो उसको खींचना आसान हो जाएगा, मतलब थोड़े से फोर्स से भी खींच जाएगा। ऐसी कॉइल, ये जो वायर है, अगर बच्चा इसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत ज्यादा हुआ तो इसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। छोटे मोटे फोर्स से या छोटी मोटी टॉर्क से तो ये रोटेट होगी ही नहीं। लेकिन अगर इसका टॉर्शनल कांस्टेंट लो है, लो, तो ये इजीली रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रही है वो कम है। अब हम यही चाहते थे कि ये जो वायर है ना, ये ना हो कि रोटेट ही ना करे। अगर ये रोटेट ही नहीं होने दे रही कॉइल को, अगर इसका टॉर्शनल कांस्टेंट हाई है, तो इसमें जो टॉर्क डेवलप हुई करंट के कारण वो उसको रोटेट करेगी। लेकिन इसका टॉर्शनल कांस्टेंट हाई है तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। रिस्टोरिंग टॉर्क काफी ज्यादा डेवलप हुई तो इसको रोटेट ही नहीं करने देगी, बैलेंस कर देगी। यानी छोटे मोटे करंट पे तो फिर ये रोटेट ही नहीं होगी ना। तो हम चाहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो छोटे मोटे करंट्स को भी डिटेक्ट कर ले। उसके लिए ये जो वायर है इसका टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वैसे मजबूत है ये, वैसे मजबूत है, टूटेगी नहीं, लेकिन इसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप कम होती है, जिससे छोटे मोटे करंट पे भी ये ठीक ठाक डिफ्लेक्शन दे देती है। अब मैंने आपको समझा दिया, आपने समझ लिया, लेकिन समझने वाली सारी बातें नहीं ना लिख के आनी। ये तो ऊपर वाली बात तो आपके समझाने के लिए थी। आपने क्या लिख के आना है, सिर्फ ये लिख के आना है कि जी फॉस्फोरस ब्रोंज वायर इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन बिकॉज इट हैज वेरी लो टॉर्शनल कांस्टेंट एंड देयरफॉर द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी हाई। इसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम होने से ये छोटे मोटे करंट पे भी ठीक ठाक डिफ्लेक्शन दे देगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क कम डेवलप हो रही है। तो पॉइंट्स मिलाओ, अभी तक के पॉइंट्स मिला लो बेटा। क्या क्या कर लिया आपने, एक तो छोटी मोटी बातें करने के बाद सीधा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आए कि अटेम्प्ट कैसे करना है। उसमें बेटा सबसे पहले नंबर 1 हमें प्रिंसिपल आना चाहिए, वो हमने लिख लिया, ओके। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन, डायग्राम। डायग्राम हम सिंपल वाला रखते हैं, बिल्कुल सिंपल वाला डायग्राम रखते हैं। आप अपनी बुक में देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन सिंपल भाई। अगर एग्जाम में ये बड़ा क्वेश्चन भी आ गया, देखो डायग्राम तो तब बनाना पड़ेगा एग्जाम में जब ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आएगा। छोटे मोटे बीच बीच में से निकल कर आते हैं, फिर तो डायग्राम की वैसे ही नहीं जरूरत पड़ेगी। अगर बड़ा क्वेश्चन आया कोई 5 नंबर का, 3 नंबर का, तब डायग्राम बनाना है। अगर 5 नंबर का भी आया क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो स्प्लिट होकर आएगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग वाला 3 नंबर का होगा और 2 नंबर में कुछ उसने न्यूमेरिकल या वैसे कुछ और पूछा होगा। यानी इसकी वर्किंग वाला पार्ट है ना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, वो कुल 3 नंबर में आएगा। अब उसमें बहुत कुछ बताना होता है, प्रिंसिपल के भी नंबर है, ओके, वर्किंग के नंबर हैं, फिर जो थ्योरी लिखोगे उसके नंबर हैं। जो मर्जी हो जाए, मेरे कहने का ये मतलब है कि हद भी हो जाएगी तो डायग्राम का नंबर 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब 1 नंबर के लिए अब आधा घंटा लगाकर शेड कर करके डायग्राम थोड़ी बनाते रहेंगे 3D वाला। सिंपल बनाओ, बात खत्म करो। 1 नंबर के लिए 1 मिनट के अंदर अंदर आपका डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए। ये डायग्राम आपका 1 मिनट के अंदर अंदर बनना चाहिए। कनकेव पोल पीसेस बनाए जल्दी से, बीच में कॉइल लगाए, बीच में डब्बा बनाया, हेयर स्प्रिंग वर्क लगाकर, बात खत्म, ओके। तो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल सारी बातें आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो पहले नंबर पे प्रिंसिपल, दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बोला बीच में लाइनें वाइनें मारकर लेवलिंग मत किया करो, नीचे लिख दिया करो NS कनकेव पोल पीसेस हैं, ये PVW फॉस्फोरस ब्रोंज वायर है, ABCD कॉइल है, H हेयर स्प्रिंग है। ज्यादा बात है, इस कॉइल के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर हो सकती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड और वहां पर कंसंट्रेटेड रहे। डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम बनते ही कंस्ट्रक्शन के बाद 2 नोट पॉइंट ठाड़ नहीं मारने हैं तुमने। पहला नोट पॉइंट
कि कनकेव पोल पीसेस क्यों लगाए हैं, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ताकि हर पोजीशन पे टॉर्क सेम लगती रहे और मैक्सिमम लगती रहे। और दूसरा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्यों लाई है, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम होता है और उससे सेंसिटिविटी इसकी ज्यादा होता है। ओके जी, तो प्रिंसिपल हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। अब आते हैं वर्किंग और थ्योरी की तरफ। बेटा वर्किंग थ्योरी इसकी अलग अलग नहीं, इसकी इकट्ठे चलनी है। साइक्लोट्रॉन में थ्योरी अलग और वर्किंग के पॉइंट्स अलग बनते हैं। यहां पे तो बोलते बोलते ही थ्योरी हो जानी है, बोलते बोलते ही इसकी वर्किंग हो जानी है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, वर्किंग ऑब्लिक थ्योरी। अगली हेडिंग क्या डाली आपने इसी में, हेडिंग मतलब सब हेडिंग वर्किंग या थ्योरी। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, अब आती है बात वर्किंग या थ्योरी, इकट्ठे ही चला देंगे। ओके, वर्किंग बोलते जाओगे आप, मैं सिर्फ बोलूंगा लिखूंगा नहीं, और थ्योरी के पॉइंट बीच में आते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पॉइंट ये है वर्किंग में, आपने बोला कि भाई व्हेन कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज स्विच्ड ऑन, it experiences some torque. It experiences some torque which is given as बीना साइन थीटा, जो कि बीना साइन थीटा है, BINA साइन थीटा। यहां पर B क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू, Y ये लिख देना है बेटा, या कंस्ट्रक्शन के पार्ट में लिख दो या बाद में लिख दो कि B क्या है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, I क्या है करंट, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। जब आपने लिखा ना ABCD के बारे में लिखा था कि रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, लिख दो वहीं पर, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स। A उसका एरिया है और साइन थीटा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड theta is angle between normal to plane of the coil and magnetic field. plane of the coil का नॉर्मल होता है ना, उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है भाई, तो टॉर्क लगी। अगले स्टेप में लिख दो कि जो टॉर्क है ये बन गई बी ना, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है हर पोजीशन पर ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए लगाया था ताकि हर पोजीशन पे थीटा 90 डिग्री हो और टॉर्क मैक्सिमम लगे और सेम लगे। तो टॉर्क लग गई बी ना। ओके, तो आपने वर्किंग में सबसे पहले लिखा कि जैसे ही हमने करंट ऑन किया इस पे टॉर्क लगेगी बी ना, BINA। ओके, इसके बाद आप लिखोगे कि दिस टॉर्क, अब मैं बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, आपने अपने आप लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं। दिस टॉर्क जो लगी है टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, एज द कॉइल रोटेट्स a restoring torque is developed in the suspension wire। ये जो टॉर्क है कॉइल को रोटेट करने की कोशिश में लग जाएगी, कॉइल रोटेट होगी, लेकिन जब ये रोटेट हो रही होगी तो जिसपे सस्पेंड किया हुआ है उसमें एक क्या डेवलप होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी। ओके जी, तो हमने बोला टॉर्क लगी बीना साइन थीटा, टॉर्क लग गई बीना क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। उसके बाद लिख दिया कि ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल रोटेट्स एंड एज ए रिजल्ट सम रीस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन द सस्पेंशन वायर, जो कि ओवरऑल रिस्टोरिंग टॉर्क बेटा लगनी तो कॉइल पे ही है ना। ओके जी, तो टॉर्क इक्वल टू BIN है। अब रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द वायर लगी विच इज गिवन एज
अब बेटा टॉर्क रिस्टोरिंग किसके इक्वल है? K इंटू एल्फा लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था टॉर्सनल कांस्टेंट वाला कंसेप्ट, तो वहां पे टॉर्क इक्वल टू K थीटा लिखा था, अब वहां थीटा लिखा था या एल्फा लिख दिया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल होगी? K इंटू एल्फा। K छोटा K है भैया, ये छोटा लगाना, तो K इंटू एल्फा। यहां पर बच्चा जी K क्या है? इट इज टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर। ये जो हमारी सस्पेंशन वायर है उसका क्या हो गया बेटा? टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर। और अल्फा क्या है? इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। ओके, तो कहां तक बात पहुंची? बिना टॉर्क लगी थी जिसके कारण इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी, K इंटू एल्फा डेवलप होगी। अब अगली बात सुनना, रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिफ्लेक्शन, जितना एंगल से वो घूमी है। अगर ये अल्फा बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगी। सुनना जरा, पहले करंट नहीं था, कॉइल रोटेट नहीं कर रही थी, जैसे ही करंट आया कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी मान लो करंट काफी ज्यादा है और ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये ज्यादा है, सॉरी करंट काफी ज्यादा है, ये जो अप्लाइड वाली टॉर्क है ये ज्यादा है। अभी इतनी डिफ्लेक्शन नहीं हुई कि रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा हो जाए। तो स्टार्टिंग में ये जीरो थी, ये भी जीरो थी, जैसे ही करंट आया ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी ना, जैसे ही करंट आया ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। मान लो ये 10 यूनिट्स आ गई, जो भी इसकी यूनिट होगी, ये तो फिक्स है ना, B फिक्स है, I फिक्स है, N फिक्स है, A फिक्स है। इसने तो जो आना था आना था, इसने इसको रोटेट किया, रोटेट करने से अल्फा आ गया, अल्फा होने से ये आ गई कुछ ना कुछ। मान लो ये अभी 2 यूनिट्स है, अब ये 10 यूनिट है, ये 2 यूनिट्स है, ये ज्यादा है, ये रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये ज्यादा है ना भाई, कहां से रुकेगी? ये इसको और रोटेट कर देगी, जब और रोटेट करेगी तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगी। हो सकता है ये 4 हो जाए, लेकिन अभी भी वो ज्यादा है, वो तो फिक्स है ना, वो ज्यादा है, और रोटेट कर देगी, और रोटेट करेगी तो अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ने से हो सकता है ये 8 हो जाए। ओके जी, अभी भी वो ज्यादा है, लेकिन वो तो 10 की 10 फिक्स ही है, वो और रोटेट करेगी यार, एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। जहां रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू इसके इक्वल हो गई तो रिस्टोरिंग टॉर्क इसको बैलेंस कर देगी, उसके बाद और रोटेशन नहीं होगी और कॉइल जितना रोटेट हो सकती थी उतना रोटेट होकर एक पर्टिकुलर पोजीशन में रुक जाएगी। उस पर्टिकुलर पोजीशन में दोनों तरफ टॉर्क लग रही है। ये वो टॉर्क जो उसको रोटेट करना चाहती थी ये फिक्स थी, ये तो स्टार्टिंग से उतनी की उतनी लगेगी ना, वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन ये बढ़ते 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 उसके जब इक्वल हो जाएगी तो बैलेंस आ जाएगा और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? रोक देंगे। करंट अभी स्विच ऑन है, जितनी डिफ्लेक्शन होनी थी हो गई, रिस्टोरिंग टॉर्क ने इसको बैलेंस कर रखा है और आगे नहीं जाने देती, ये रोटेट करना चाह रही है, ये वापस लाना चाह रही है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया। आपकी जो कॉइल है वो एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन पे रुकी रहेगी, जिसको आप नोट कर सकते हो किसी ना किसी मेथड से या कोई ना कोई तरीका लगाकर। ओके, स्विच ऑफ करते ही ये गायब हो जाएगी और ये उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगी। स्विच ऑन करते ही ये फिर आ जाएगी, ये रोटेट करेगी, ये फिर से आ जाएगी, उसको वापस लाने की कोशिश में लगी रहेगी। अब ये कहानी इतनी थोड़ी लिख पाओगे आप, हमें आपको समझाना होता है। आपने एग्जामिनर को इतनी ज्यादा डिटेल में जाके नहीं समझाना पेपर में। आप तो क्या कर रहे हो, वर्किंग थ्योरी में सबसे पहले लिख रहे हो कि ऐसे ऐसे जी
जैसे करंट ऑन किया टॉर्क लग गई बिना साइन थीटा, टॉर्क लग गई बिना, क्योंकि थीटा 90 डिग्री था, जिसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी तो टॉर्क होगी K इंटू अल्फा। अब इसके बाद आपने सीधा लिख देना है कि एट अ पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन, एट अ पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन द रिस्टोरिंग टॉर्क में बैलेंस द अप्लाइड टॉर्क। एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन पे रिस्टोरिंग टॉर्क ने अप्लाइड टॉर्क को क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। अगर उसने बैलेंस कर दिया तो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिखेंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब दोनों इक्वल हो गई तो इस लेट एट डिफ्लेक्शन अल्फा टॉर्क रिस्टोरिंग किसके इक्वल होगी भाई, अप्लाइड टॉर्क के इक्वल हो गई। अब ये क्या के बात खत्म करो कि ये लगी उसके कारण ये लगी, ये रोटेट करा रही थी, ये वापस ला रही थी। जब दोनों इक्वल हो गए तो बैलेंस पोजीशन में वो टॉर्क आपकी, सॉरी कॉइल आपकी उस पोजीशन में रुकी रहेगी। स्विच ऑफ कर दोगे तो वापस आ जाएगी, अदरवाइज उस पर्टिकुलर पोजीशन में ही वो पड़ी रहेगी। अल्फा नोट करना है आपने किसी तरीके से, अल्फा नोट कर लिया, उसको फिर कन्वर्ट कर कराकर आप करंट मेजर भी कर सकते हो, या मेजर नहीं तो कम से कम चेक तो कर ही सकते हो ना कि करंट है या नहीं है। ओके, अब अगली बात हमने बोला रीस्टोरिंग टॉर्क ने किसको बैलेंस कर दिया था, टॉर्क को। रीस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल थी, K इंटू अल्फा। ये किसके इक्वल थी, BI NA के। आप अल्फा भी मेजर कर सकते हो, अल्फा मेजर करना हो तो NBA बाय K इंटू आई, चेक करो अल्फा इक्वल टू NBAI, वो तो रीअरेंज करके मैंने लिख दिया, नीचे क्या आ गया, K आ गया। तो अल्फा भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि कई बार आप टारगेट आपको ना एंगल मेजर कर लो भाई, या करंट मेजर करवा सकते हो। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाय NBA इंटू अल्फा। अच्छा, यहां से ये प्रूव होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। भैया ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाया मैंने, और आगे वाला क्या बनाया है, अल्फा। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन को नोट कर कर करंट की वैल्यू क्या की जा सकती है, नोट की जा सकती है। तो यही सिंपल थ्योरी है इसकी यार, सिंपल सी कहानी है। अब इस एक्सप्रेशन में बेटा इस चीज को कई बार एक कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं, जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आई इज इक्वल टू जी अल्फा, तो इसको कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं, विच इज टर्म्ड एज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके जी, तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी, ये होगी इकट्ठी थ्योरी भी। यहां तक करन है, नोट पॉइंट मैंने बीच बीच में स्पेशल वाले आपको बता दिए हैं कि कहां कहां पे कौन कौन से नोट पॉइंट लिख सकते हो बेटा। ठीक है जी। अब जब ये हो जाएगा तो फिर वही बात है, पूछे चाहे ना पूछे, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला आ गया, बड़ा वाला मतलब 5 नंबर में आया हुआ है या 3 मार्क्स में आया हुआ बेटा, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आया हुआ है, थोड़ा बड़ा वाला, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ना 2 और पॉइंट्स आते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर सकते, मतलब कर सकते हो, करके ही आना। मैंने बोला अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया ना 5 नंबर में, तो इस पे 2 डेफिनेशंस आनी है, समझ लो तुमने, वो भी लिख कर आनी ही है बेटा। तो लिख लो, नोट पॉइंट डालकर, लास्ट में नोट पॉइंट डालकर 2 बातें और लिख लो यार, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखना जी, इसी का पार्ट ही है। 2 चीजें डिफाइन कर रहा हूं,
करंट सेंसिटिविटी, और दूसरी चीज हम डिफाइन करेंगे, उधर लिख देते हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके जी। अब दोनों की पहले तो डेफिनेशन सुन लो। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, जो मर्जी हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, जड़ा मर्जी हो, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन मतलब वो जो आपका अल्फा था ना, कितना रोटेट करेगा, वो डिफ्लेक्शन हो गई। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। तो करंट सेंसिटिविटी को बच्चे मैं IS से डिनोट कर रहा हूं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहां पे जो IS है, IS, ये करंट नहीं है भाई, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो I से कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी में इसको मैं VS से डिनोट करूंगा, तो ये वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। इट इज डिफाइंड एज, लिख लो पहले, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ऐसे ही उधर वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इन द गैल्वेनोमीटर। न्यूमेरिकल वाला काम है बेटा ये सारा। तो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका क्या बन गई, एक्सप्रेशन बन गई। अब अभी अभी जो आप कर रहे थे ऊपर थ्योरी में, आपने वहां पे कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। क्या निकाला था रिजल्ट? हमने टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड, यानी यहां पर टॉर्क रिस्टोरिंग की जगह क्या था, K इंटू अल्फा था, और यहां पे क्या था, BINA था। यही था भाई। ओके, अब करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। ये क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, ये क्या है, करंट है। तो भाई करंट को नीचे लिया, अल्फा बाय आई NBA बाय K हो जाएगा। चेक कर ले, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इक्वल टू क्या आ गया, NBA बाय K आ गया। तो करंट सेंसिटिविटी क्या बनी जी, NBA बाय K बन गई। ओके, अब देखो बात आ गई, जितनी K की वैल्यू कम होगी उतनी ही करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, लेसर द K। तभी हमने फॉस्फोर ब्रोंज वायर यूज की थी। ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, यानी अल्फा बाय V। अब यहां से VS इक्वल टू अल्फा बाय V है बेटा, यहां से मैं लिख सकता हूं VS इक्वल टू अल्फा बाय V की जगह IR लिखना पड़ेगा मुझे। V इक्वल टू IR होता ही है। अब यहां पे बेटा R क्या होगा, R इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। वो जो गैल्वेनोमीटर में कॉइल लगी हुई है ना ABCD, अब वो कॉपर की बनी होती है भाई, कॉपर की बनी होती है, लेकिन बड़ी लंबी होती है। लंबी होने के कारण उसका कुछ ना कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ जाता है। ये गैल्वेनोमीटर का क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको आप कह सकते हो गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस, या सिंपली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अभी मैंने इसको खैर R से डिनोट कर दिया।
जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करने जाएंगे हम, इसको जी से डिनोट किया होगा बुक्स में, इसको जी से डिनोट कर देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को बेटा जी से डिनोट कर देते हैं। पहले इस बात को खत्म करते हैं। वीएस इक्वल टू अल्फा बाय आई इंटू आर हो गया। अब अल्फा बाय आई तो किसके इक्वल है? आईएस के इक्वल है। और आईएस किसके इक्वल है? एनबीए बाय के इक्वल है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला आ गया एनबीए बाय के इंटू आर। दैट मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एनबीए बाय के इंटू आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आ गई बेटा, करंट सेंसिटिविटी भी आ गई। अब मैंने बोला आर को आमतौर पे बुक्स वगैरह में जी से डिनोट किया होता है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको जी से ही डिनोट कर दूंगा। यहीं पर बनाई लो Vs बाय Is, Vs बाय Is, ये देखो Vs बाय Is अगर मैंने करना हो, दोनों को डिवाइड कर दो। NBA कट जाएगा, K भी कट जाएगा, ऊपर Vs है, ओके, नीचे क्या है? Is है। तो NBA बाय K कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 1 बाय R, या फिर Is बाय Vs इक्वल टू क्या बच जाएगा? R बच जाएगा। याद रखना भाई, Is और Vs इक्वल टू R, समझ गए? अब पॉइंट नोट करना, इसको कंफ्यूज मत कर लेना। V इक्वल टू IR से, देखो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, यहां लिखता हूं V इक्वल टू IR, ठीक है। इसके हिसाब से V बाय आई इक्वल टू क्या होता है? R होता है। अब यहां बेटा V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ वाला जो है, वहां पे V क्या है? वोल्टेज, I क्या? करंट, R क्या है? रेजिस्टेंस। यहां पे कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो उल्टा हो गया, V बाय आई इक्वल टू आर होना चाहिए, तो I बाय V इक्वल टू आर आ गया। और यार हमने Is बाय Vs इक्वल टू आर और V बाय आई इक्वल टू आर, इससे कंफ्यूज नहीं होना यार, वो वोल्टेज और करंट है, वो रेजिस्टेंस है। ये वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं है, ये करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो यहां याद रखना Is बाय Vs इक्वल टू आर होता है, या फिर मैंने बताया था जैसे कि Is बाय Vs इक्वल टू जी करके यूज होगा यहां पर, ओके। तो बातें बेटा बहुत है करने के लिए, यहां तक अभी हमने कर लिया। एक बात और, खैर यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है, वो भी डिस्कस करवाऊंगा। तो मेन पॉइंट यहां पर बेटा सेंसिटिविटी की बात हुई, ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसेप्ट वाइज तो है ही है। आप करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करके आओगे यार, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, तो उसको डिफाइन कर अपना बढ़िया से आना है आप लोगों ने, ठीक है जी। अब यहां पे फार्मूलाज में आप देख सकते हो कि करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, या वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए ना बेटा, किसी भी यार ऐसे मेजरिंग डिवाइस के लिए, हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। अब पोटेंशियोमीटर पढ़ते पढ़ते पोटेंशियोमीटर का काम क्या था? पोटेंशियल मेजर करना। वहां पे भी हमने उसकी सेंसिटिविटी पे बड़ा जोर डाला था कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। वो जो उसकी सेंसिटिविटी है उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और लेंथ के साथ रिलेशन बना के तभी मन होता है प्रैक्टिकल फॉर्म में पोटेंशियोमीटर में लेंथ बहुत ज्यादा लेनी चाहिए, ताकि सेंसिटिविटी उसकी क्या हो, काफी ज्यादा हो जाए। लेंथ ज्यादा से सेंसिटिविटी बढ़ गई थी। अब यहां पर भी सारा खेल किसका है? सेंसिटिविटी का है। तो गैल्वेनोमीटर की भी सेंसिटिविटी, चाहे वोल्टेज सेंसिटिविटी हो चाहे करंट सेंसिटिविटी हो, उसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओके। तो करंट सेंसिटिविटी क्या आई थी भाई अभी अभी? NBA बाय के। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आई? NBA बाय के इंटू आर, ठीक है, यही आई थी। मेन बात यहां पर आ रही है कि करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है, दोनों की दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? के है।
तभी हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज कर रखी है, क्योंकि उसका के कम होता है। ओके, वैसे हम सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया बढ़ाकर भी, बी बढ़ाकर भी, लेकिन अब इनमें से नंबर ऑफ टर्न्स तुम जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा दिया, चलो इसको ज्यादा बढ़ा देने से एक पंगा पड़ जाता है, उससे आर इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से जितनी कॉइल की टर्न्स बढ़ा दोगे बेटा उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब आर इंक्रीज करने से क्या होता है, आर नीचे पड़ा, वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ज्यादा आर इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आर भी बढ़ेगा, करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एन जितना कर सके उतना ही करते होते हैं। फील्ड अब जो लगा दिया सो लगा दिया, एरिया भी लगा दिया सो लगा दिया। के बारे में सोच सकते थे, वो भी हमने बेस्ट ले लिया, मतलब अपनी तरफ से कोशिश की जाती है कि बेस्ट से बेस्ट रखा जाए। ओके, अगली बात, अगर मान लो आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो या करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज करना चाहते हो, अब डिक्रीज तो क्यों करेंगे, खैर हम तो इंक्रीज ही करना चाहेंगे, तो बी तुम्हारे ज्यादा हाथ में नहीं है, जो फील्ड लगा हुआ है। एरिया का भी ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जगह के हिसाब से जितना गैलोमीटर है उतनी की ही एरिया की डालनी पड़ेगी आपको। ओके, के जो है वो भी फिक्स है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज तो ले लिया, और क्या ले। तो करंट सेंसिटिविटी बेटा अगर आप चेंज करना चाहते हो ना, उसमें सबसे बढ़िया जो तरीका खैर वो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने का ही है, उसी से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके साथ एक इन्वॉल्वमेंट ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से आर भी चेंज हो जाता है। अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, या कह लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी, यहां 2 आ जाएगा, लेकिन यहां आर है, आर में भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां सिर्फ 2 ही आएगा, नीचे आर नहीं है, तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो बात को, दोबारा देखो, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल की, यहां 2 आ गया, 2n, ये तो डबल हो गई, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए यहां 2 आएगा, 2n, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस में भी आ जाएगा 2R, 2 से 2 कट जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हो तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज ही होगी? तो उसका आंसर आपने देना है कि भाई अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हो तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को एक्सप्लेन करोगे कि करंट सेंसिटिविटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसमें n था, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसमें n तो था ही, लेकिन नीचे R भी था। रेजिस्टेंस बढ़ गया, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ गई, कैंसिल हो गया, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ी, रेजिस्टेंस उसमें है ही नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि इफ करंट सेंसिटिविटी इज डबल्ड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप उसमें फिर एक्सप्लेन करोगे कि भैया करंट सेंसिटिविटी कैसे डबल की है ये बता, और उसमें बताओगे कि अगर करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स डबल करके डबल किया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यार ये पूरा का पूरा ओवरऑल, बातें इसमें खत्म ही नहीं होंगी और चलती रहेंगी, लेकिन ये पूरा का पूरा ओवरऑल आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट हमने पूरा एंड तक ले ही लिया। इसको 1 घंटे का मेरे ख्याल से ये भी लेक्चर बन ही गया होगा। तो इतना करो, नेक्स्ट लेक्चर फिर इस पार्ट का लास्ट लेक्चर हो जाएगा जिसमें हम बताएंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। अब ये पार्ट टोटली न्यूमेरिकल होगा, जो अगला पार्ट आएगा ये तो है ही है, इसमें न्यूमेरिकल शुरू हो गए, इस पार्ट में न्यूमेरिकल शुरू हो गए। इससे पहले तो ये बड़ा वाला क्वेश्चन था प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी वाला, लेकिन जब इसके बीच बीच के जो फार्मूले वगैरह डिस्कस करने शुरू कर दिए
तो ये पार्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो गया बेटा, और इससे अगला जो कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर एमीटर है वो तो टॉपिक तो चलो हमने करना है, लेकिन वो भी टोटली न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो जाएगा। तो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन कमिंग 2 और 3 डेज। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।